हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टमक। देखिए लास्ट पोर्शन में हमने ईसोफेगस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखा था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईसोफेगस से जो भी फूड है वो कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में। तो स्टमक के पास में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है, आज वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जल्दी से स्टमक। तो फेरिंक्स से स्टार्ट हुआ था हमारा ईसोफेगस, और ईसोफेगस की ओपनिंग का नाम आप सबको पता होगा, हमने बोला था ग्लॉटिस होती है। क्या होती है? ग्लॉटिस। तो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है ग्लॉटिस, है ना। ईसोफेगस कहां पर पहुंच गया भैया? स्टमक के पास पहुंच गया। तो यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं किसको? स्टमक को। ये रहा कौन? स्टमक हो गया ये। चलिए ये है हमारा स्टमक। चलिए तो ईसोफेगस हो गई, ईसोफेगस ओपन होगा स्टमक में। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखनी है, ये पोर्शन मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं। ईसोफेगस की ओपनिंग इन स्टमक इज गार्डेड बाय अ मसल। याद रखिए यहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, गेट प्रेजेंट है। मतलब कि जो भी फूड एक बार ईसोफेगस से स्टमक में आ गया, अब स्टमक से उसको वापस जाना है तो उसको ये ओपनिंग खोलनी पड़ेगी। इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर इसका एक और नाम होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो भैया दो नाम हो गए इसके। मतलब कि जो भी फूड ईसोफेगस से मूव करके स्टमक के अंदर आएगा तो उसको आने से पहले इस गेट को खोलना पड़ेगा, और इस गेट को हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। याद हो जाएगा। अब फूड ईसोफेगस से निकल के स्टमक में आ चुका है। कौन से पोर्शन में आएगा स्टमक के? तो देखिए स्टमक का ये पोर्शन जहां पे फूड एंटर किया है अभी उस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे कार्डियक स्टमक। क्या बोलेंगे? कार्डियक स्टमक। ठीक है, कार्डियक स्टमक के बाद जो फूड है यहां पे स्टोर होगा, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे फंडिक स्टमक। क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे फंडिक स्टमक। फंडिक स्टमक के बाद फूड इस पोर्शन में आएगा जहां पर उस पर एंजाइम्स एक्ट करेंगे। इस पोर्शन को बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ स्टमक। चलो भैया, इसके बाद फूड अब क्या करेगा? फूड स्टमक को जब कंप्लीटली फूड का जो पोर्शन यहाँ पे डाइजेस्ट होना चाहिए था वो सारा पोर्शन जब यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा तो फूड मूव करके इंटेस्टाइन में आएगा। कौन सी इंटेस्टाइन में आएगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, पर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड को पहुंचाने वाला स्टमक का जो पोर्शन है उस पोर्शन को, ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्टमक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्टमक। तो भैया क्या हो गया? स्टमक में टोटल 4 पार्ट कर दिए। सबसे पहला था कार्डियक स्टमक जहां पे फूड की एंट्री हुई, दूसरा है फंडिक स्टमक जहां पे फूड स्टोर हुआ, थर्ड इज बॉडी जहां पे एंजाइम्स एक्ट करेंगे फूड के ऊपर मेनली, और लास्ट इज पाइलोरिक। यहां से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस सी शेप्ड या यू शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले लेक्चर में मैंने बताया है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कौन सा है? इट इज ड्यूडेनम। क्या है वो? ड्यूडेनम। तो जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज ड्यूडेनम। ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। तो क्या बात किया हमने? पाइलोरिक स्टमक जो है इट विल ओपन इनटू ड्यूडेनम, पर इसकी ओपनिंग पे भी आपको एक गेट मिलेगा, उस गेट को हम लोग बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। देख रहे हो, जैसे यहाँ पे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर था या कार्डियक स्फिंक्टर था, वैसे यहाँ पे मिलेगा आपको कौन सा स्फिंक्टर? तो यहां पे आपको मिलने वाला है पाइलोरिक स्फिंक्टर। बहुत आसान है। क्यों आसान है? ईसोफेगस ओपन हो रही है कार्डियक स्टमक में तो कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरस ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में तो पाइलोरिक स्फिंक्टर। इजी था, है ना। एक्सक्यूज मी। फंडिक स्टमक की बात करते हैं। देखिए फंडिक स्टमक में मैंने बोला फूड को स्टोर किया जाता है ना। अब हमारे पास जो न्यूट्रिएंट हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, 3 थे। कौन कौन से 3 न्यूट्रिएंट थे? एक तो था कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड वाज प्रोटीन, एंड थर्ड वन वाज फैट्स या लिपिड्स, है ना। फैट्स या फिर लिपिड्स। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो फंडिक स्टमक में स्टोर तो होता है,
पर बहुत लंबे समय तक नहीं, 1 से 2 घंटे के अंदर, 1 to 2 hours, तो 1 से 2 घंटे के अंदर फंडिंग स्टमक अपने सारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के लिए भेज देगा, समझ में, इससे ज्यादा स्टोर नहीं करेगा। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन का स्टोरेज होता है फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक में ओनली फॉर 3 to 4 hours, 3 to 4 hours, 3-4 घंटे से ज्यादा, 3-4 घंटे से ज्यादा फूड में प्रोटीन वाला जो पोर्शन है वो स्टमक में स्टोर नहीं रहेगा। अगर लिपिड की या फैट की बात करें, देखिए फैटी फूड ज्यादा अगर हम खाते हैं ना तो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो स्टमक के पास में जाके क्या जाता है, रुक जाता है। कितने टाइम के लिए, तो कम से कम 5 to 6 hours, 5 to 6 hours तक जो फैटी फूड है ना वो आपके स्टमक में रुक जाता है। इसलिए एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। कभी भी फैट ज्यादा कंज्यूम करोगे ना तो फिर फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, आपको ऐसा लगेगा पेट भरा हुआ है ना। पर कार्बोहाइड्रेट अकेला कंज्यूम करोगे तो 1-2 घंटे में आपको पेट खाली लगेगा। आप अगर प्रोटीन कंज्यूम करते हो लार्ज अमाउंट में तो 3-4 घंटे तक आपका पेट जो है वो भरा सा रहेगा, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। फैट की वजह से आपको बहुत लंबे समय तक 5 to 6 hours तक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती रहेगी, मतलब आपके स्टमक में फैट सबसे ज्यादा टाइम तक रुकता है। याद हो जाएगा। एक और चीज आपको पता होना चाहिए, आपके स्टमक में पीएच होता है, यहां का पीएच होता है कितना, तो भैया यहां का पीएच होता है 1 to 2, कितना, 1 से 2, और 1 से 2 पीएच मतलब कैसा है, एसिडिक। एसिडिक है कि हाईली एसिडिक है, तो ये हाईली एसिडिक है। तो कोई पूछे आपके स्टमक का पीएच कैसा है तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज हाईली एसिडिक, दैट इज 1 to 2 पीएच आपके स्टमक में रहने वाला है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हमने कल हिस्टोलॉजी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। हिस्टोलॉजी में आपने क्या देखा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे कि ईसोफेगस में टोटल 4 लेयर्स हमने आपको दिखाई थी। स्टमक में भी मैंने आपको 4 लेयर्स ही दिखाई थी। कौन सी लेयर्स दिखाई थी एक बार देख लेते हैं फिर से, तो याद रखना था या कहते हैं यहाँ पे बता देता हूं। स्टमक की हिस्टोलॉजी की बात करें, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, तो भैया स्टमक में आउटरमोस्ट जो था वो था सेरोसा, उसके बाद आया था मस्कुलरिस, उसके बाद आया था थर्ड सबम्यूकोसा, और लास्ट पोर्शन था म्यूकोसा। अब ये मैंने इसलिए फिर से बताया है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो स्टमक का आप सेक्शन अगर करोगे तो स्टमक में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होगी। सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी उसे बोलेंगे सेरोसा, और सेरोसा के बाद आएगी मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर में 3 पार्ट मिलेंगे। कौन कौन से, एक मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगे सर्कुलर मसल, और लास्ट एक टाइप का और मसल, एडिशनल मसल आपको मिलेगा जो सिर्फ स्टमक में ही है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दैट स्पेशल एंड दैट एक्स्ट्रा मसल इज कॉल्ड एज ऑब्लिक मसल। तो भैया सिंपल सा है, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, ऑब्लिक मसल, ये 3 मसल्स किसमें मिलेंगे, मस्कुलरिस लेयर में ऑफ स्टमक। उसके बाद आएगा सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा के बाद आएगा म्यूकोसा। म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, है ना। म्यूकोसा कैसी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। अगर हम ऑब्जर्व करें स्टमक को तो स्टमक में म्यूकोसा वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है देखते हैं। देखिए जो म्यूकोसा है इसके बारे में एक चीज याद रखनी है। अगर आप सेक्शन देखेंगे स्टमक का तो स्टमक में जो म्यूकोसा लेयर है उसमें आपको ऐसे इनफोल्डिंग दिखाई देंगे, ऐसे म्यूकोसा में आपको क्या दिखाई देगा, ऐसे ऐसे कुछ इनफोल्डिंग दिखाई देंगे स्टमक वाले रीजन में, ठीक है। और अंदर मतलब फूड जो है वो फूड यहाँ पे फूड ट्रेवल कर रहा है, ल्यूमेन है, पर ल्यूमेन में कुछ प्रोजेक्शन ऐसे निकलते जा रहे हैं, प्रोजेक्शन है ना। तो देखिए जरा, सबसे बाहर वाली लेयर को सीरोसा बोल दिया था हमने, उसके बाद आ गई थी मस्कुलरिस, फिर आ गई थी सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूकोसा। तो मान लो ये जो लेयर है जो मैं अभी ब्लू वाली लेयर सबसे अंदर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज म्यूकोसा, ठीक है। चलो तो ये जो लेयर है, अगर मान लो ये लेयर है म्यूकोसा वाली, ये लेयर जो हमारी है कौन सी वाली लेयर है, ये है म्यूकोसा। म्यूकोसा में आप नोटिस कर पा रहे हो अंदर की तरफ कुछ फोल्डिंग्स हैं, ये वाली फोल्डिंग्स, इन फोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं रुगे या फिर रजिस, रुगे। आपको पता है जो भी फूड ईसोफेगस से ट्रेवल करके स्टमक के पास आया,
स्टमक के अंदर जो रुगे प्रेजेंट है वो रुगे उस फूड को ऐसे ऐसे मूव करवाएंगे। पेरिस्टालसिस स्टमक के अंदर भी चल रहा है। तो अब जब फूड को ऐसे 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 मूव करवाया जाएगा तो फूड किसके साथ में प्रॉपर्ली मिक्सअप हो जाएगा? तो फूड प्रॉपर्ली मिक्सअप हो जाएगा विद डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन स्टमक। तो स्टमक में एसिड भी है, स्टमक में एंजाइम्स भी हैं। एसिड और एंजाइम के साथ में फूड को मिक्स करवाने के लिए अंदर क्या प्रेजेंट है? ऐसे इनवर्ड प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है एंड दीज इनवर्ड प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज रुगे। क्या बोलते हैं इनको? रुगे। बेटर ऑप्शन आप इसको रुगे ना बोलते हुए रजिस बोले, रजिस। तो अंदर रजिस प्रेजेंट है और रजिस की वजह से जो फूड है उसकी मिक्सिंग होती है, उसकी चर्निंग हो जाती है। समझ रहे हो? तो चर्निंग ऑफ फूड कौन करवाता है स्टमक में? रुगे। रुगे किसके इनफोल्डिंग है? आंसर इज म्यूकोसा। म्यूकोसा के इनफोल्डिंग्स हैं। कौन? रुगे। एक और चीज याद रखनी है, जितने भी ग्लैंड्स या फिर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करने वाले पार्ट्स हैं वो सब म्यूकोसा में ही प्रेजेंट है। सब मतलब ऑल आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा, सब म्यूकोसा नहीं। तो म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा में आपको क्या याद रखना है? इट कंटेन्स और इट कैरीज ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। भैया स्टमक के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं ना, सारे ग्लैंड्स किसके अंदर है? म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ये जो है ये स्टमक का एक सेक्शन है। किसका सेक्शन है ये? स्टमक का। तो आपको पता है सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी? सेरोसा। यहां भी बाहर वाली लेयर कौन सी है? सेरोसा। सेरोसा के अंदर कौन सी लेयर होने वाली है? आपको पता है मस्कुलरिस। उसके अंदर सब म्यूकोसा, उसके अंदर म्यूकोसा। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो म्यूकोसा है। जितने भी ग्लैंड्स होंगे वो सबके सब कौन सी लेयर में होंगे? म्यूकोसा लेयर में होंगे। मतलब कि कुछ ऐसा देख सकते हो आप, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में ये देख रहे हो, ये जो चीज बनाई है मैंने, ये क्या है? दिस इज अ ग्लैंड एंड इट इज प्रेजेंट इन म्यूकोसा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे म्यूकोसा ड्रॉ करूंगा। ये ल्यूमेन है, ये म्यूकोसा है। तो आप ऐसा कर लो, देखो ये स्ट्रक्चर, ये पोर्शन ल्यूमेन है, मान लो क्या है? ल्यूमेन। मतलब इसके अंदर खाना फ्लो करने वाला है। और ये जो लेयर आप देख रहे हो, ये वाली लेयर, ये लेयर कौन सी है? म्यूकोसा। मैं इसको और ब्रॉड कर लेता हूं, हटा ही दिया मैंने। मान लो जो नीचे तक क्या है? म्यूकोसा है। ठीक है, म्यूकोसा लेयर में मैंने कहा ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये ओपनिंग है म्यूकोसा में और यहां से शुरू हो रहा है कौन? एक ग्लैंड शुरू हो रहा है। चलो, ये एक ग्लैंड है। कहां पर प्रेजेंट है ये ग्लैंड? तो ये ग्लैंड म्यूकोसा में प्रेजेंट है। इस ग्लैंड में जो इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखनी है वो क्या है कि ग्लैंड में कौन से सीक्रेशंस आते हैं और कौन से सेल से आते हैं। तो देखिए जरा, अगर हम ऑब्जर्व करें, स्टमक में सीक्रेशन होना चाहिए म्यूकस का। किसका? म्यूकस। और म्यूकस का सीक्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, देख सकते हैं आप। म्यूकस का सीक्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। मैं एक आध ऊपर भी बना रहा हूँ, देखिए ये जो ग्लैंड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सीक्रेशन करवाएंगे किसका? म्यूकस का सीक्रेशन करवाएंगे। मैं थोड़े ज्यादा से बना देता हूँ, इधर भी कुछ बना देते हैं, है ना। कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है कि जरूरी हो कि एक ही पोर्शन में मिलेंगे, ये पूरे ग्लैंड में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये सब क्या है? दीज आर गॉबलेट सेल्स। क्या है ये? गॉबलेट सेल्स। क्या सीक्रेट करते हैं भाई? तो ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस। ठीक है, वो स्टिकी सब्सटेंस जो नोज में प्रेजेंट था, वो स्टिकी सब्सटेंस जो फेरिंग्स में था, वो स्टिकी सब्सटेंस हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट है। क्योंकि देखो स्टमक में एसिड सीक्रेट होने वाला है और जो एसिड स्टमक में सीक्रेट होगा उससे स्टमक की इनर लाइनिंग डैमेज हो सकती है। मतलब अगर यहाँ पे एसिड आ गया, वो भी 1.8 pH का एसिड आ गया, तो उससे ये इनर वॉल डैमेज हो जाएगी ना। पर इनर वॉल को डैमेज स्टमक नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है डैमेज? बिकॉज स्टमक में जो ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेट क्या करवाएंगे? म्यूकस। तो म्यूकस की पूरी कोटिंग बन जाएगी स्टमक में, और म्यूकस की कंप्लीट कोटिंग होने की वजह से जो भी एसिड है वो स्टमक की वॉल्स को एक्चुअली में टच ही नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअल में अगर स्टमक की वॉल टच नहीं कर पाया एसिड ने, तो स्टमक की वॉल डैमेज भी नहीं होने वाली है। समझ रहे हो? तो अब देखना जल्दी से। तो गॉबलेट सेल मिल रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड सेल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, ये देखिए जरा, देख रहे हो आप? ये कुछ मटके जैसे बनाए मैंने, ये मटके जैसे सेल्स।
जो मतलब कि मोस्टली अंदर की तरफ, ग्लैंड के बाहर की तरफ क्या है, सोलोन है, और अंदर की तरफ इनकी ट्यूब, इनकी डक्ट एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। बेटा क्या बोलते हैं इनको? ऑक्जेंटिक सेल्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ग्लैंड नंबर 2 ऑक्जेंटिक। कौन से सेल है बेटा? ऑक्जेंटिक सेल है। सिर्फ वहीं प्रेजेंट नहीं है, हर जगह प्रेजेंट है। मान लीजिए यहां पे बना देता हूं, ये लीजिए ऑक्जेंटिक सेल्स। कौन सा सेल है यहाँ पे ये? तो दिस इज ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल बेटा, ऑक्जेंटिक सेल क्या सीक्रेट करते हैं? तो आपको पता है HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का सीक्रेशन होता है फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल। याद रख पाएंगे? तो ऑक्सीजन का सीक्रेशन, सॉरी HCl का सीक्रेशन कौन करवा रहा है? ऑक्जेंटिक सेल। एंड सेकंड थिंग, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नाम की एक चीज है, वो भी यहां से सीक्रेट होती है। तो अभी हम सीक्रेशंस पे थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? अभी हम लिख रहे हैं सेल्स के नाम। तो दो चीजें मैं फिर भी बता देता हूं ऑक्जेंटिक सेल से, एक तो HCl सीक्रेट होगा, दूसरी चीज सीक्रेट होगी कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, चलिए थर्ड पोर्शन पे आ जाते हैं। कुछ और सेल्स आपको यहां पे दिख रहे हैं ब्लू कलर से। देखिए ये सेल्स आप देख पा रहे हो, ये कुछ ब्लॉक्स, ये कॉलमनार सेल्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं। ये जो सेल्स यहां पे प्रेजेंट हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं पेप्टिक और चीफ सेल्स। बेटा क्या बोलते हैं इनको? थर्ड कैटेगरी ऑफ सेल्स, पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल बेटा, पेप्टिक सेल बोल दो या फिर बोल दो चीफ सेल। चीफ सेल बेटा, पेप्टिक सेल या फिर चीफ सेल, ये सीक्रेट करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। कहां पर प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। कहां है गैस्ट्रिक ग्लैंड? तो ये रहा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास में थर्ड टाइप ऑफ सेल कौन सी आ गई? पेप्टिक सेल और चीफ सेल, विच सीक्रेट्स प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपने सुना होगा पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, वो यहीं से सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। कुछ ट्राइंगुलर सेल्स। कैसे सेल्स बेटा? ट्राइंगुलर सेल्स प्रेजेंट होंगे जगह जगह। ट्राइंगुलर बोल सकते हो, कोनिकल सेल्स बोल सकते हो। तो ऐसे कुछ ट्राइंगुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में। इन ट्राइंगुलर सेल्स को हम लोग बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स। बेटा क्या बोलते हैं इनको? फोर्थ, अर्जेंटाफिन। अर्जेंटाफिन सेल्स। चलो बेटा एक और सेल्स पता चल गए। कौन से सेल्स पता चल गए? अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल्स के अलावा एक और एक्स्ट्रा सेल देखिए जल्दी से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेल एंजाइम सीक्रेट नहीं करेंगे, ये सेल सीक्रेट करेंगे हॉर्मोन्स। क्या सीक्रेट करेंगे ये लोग? लोकल हॉर्मोन्स। तो इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं जी सेल्स। क्या बोलेंगे? जी सेल्स। समझ गए क्या नाम है इनका? जी सेल्स। तो फोर्थ हो गया था, दिस इज फिफ्थ सेल। तो ये 5 सेल मिलके क्या बना रहे हैं? इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। मतलब कि इन सारे के सारे सेल्स का जो सीक्रेशन है वो इस ग्लैंड में आएगा, और ग्लैंड से होता हुआ सारा सीक्रेशन कहां पर एंटर कर जाएगा? स्टमक की ल्यूमेन के अंदर। यहां पे खाना भरा हुआ है, खाना कहां पर भरा है? इस ल्यूमेन में। तो ये ग्लैंड एक्चुअली में कहां है? देखिए मान लीजिए ये वॉल है स्टमक की। क्या है ये? वॉल ऑफ स्टमक। यहां पे ग्लैंड प्रेजेंट है ऐसा। ये कौन है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का सीक्रेशन ऐसे निकल के आ जाएगा स्टमक के अंदर। देख रहे हो? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सीक्रेशन निकल के कहां आ जाएगा? स्टमक के अंदर। तो ये जो बड़ा सा ग्लैंड है, ये वाला ग्लैंड है। समझ रहे हो? कहां पर प्रेजेंट है? तो आंसर बिल्कुल म्यूकोसा लेयर। कौन सी लेयर? सबसे अंदर वाली। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम था म्यूकोसा। उस लेयर से सीक्रेशन होगा किस चीज का? इन सारे के सारे सेल्स के जो भी सीक्रेशन है उनका। और वो सारे सीक्रेशन कहां पर आएंगे? ल्यूमेन ऑफ स्टमक, कैविटी ऑफ स्टमक। और वहां पे कौन मिलेगा उसको? वहां पे मिलेगा इसको फूड। क्या मिलेगा? फूड। तो यहां पे फूड है, और फूड के पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड के सारे सीक्रेशन आ जाएंगे। तो एक बार मैं ये भी लिख देता हूं, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया किस चीज का है? दिस इज सिंपल ब्रांच्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। दिस इज सिंपल ब्रांच्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। बेटा क्या है ये? दिस इज सिंपल ब्रांच्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद हो जाएगा? चलिए अब हम आ जाते हैं कि ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं। अब हम थोड़ा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए तो अब क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब जितने भी सेल्स हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखे थे, इन सारे सेल्स के कौन कौन से सीक्रेशंस होते हैं, अब हम उसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए जल्दी से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला सेल देखा था गॉबलेट सेल, और गॉबलेट सेल सीक्रेशन करवाता है म्यूकस का। गॉबलेट सेल से सीक्रेट होगा क्या? म्यूकस। ठीक है, तो ये तो हमको याद रखना है। गॉबलेट सेल सीक्रेट करवाएंगे म्यूकस। इसका थोड़ा और डिस्कशन करेंगे अगले सेल के टाइम पे। तो नेक्स्ट सेल इज ऑक्जेंटिक सेल। सेकंड सेल कौन सा है? ऑक्जेंटिक।
देखिए ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं दे कैरी आउट सीक्रेशन ऑफ टू थिंग्स एंड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट वन इज HCl। पहला चीज क्या है? HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप सबको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो यहां से सीक्रेट होगी, इट इज कैसल्स। कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर। बेटा क्या है? कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर। तो कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर का रिलीज होता है फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल्स, और पहली चीज क्या आती है? HCl। तो ये दो चीजें रिलीज होती हैं फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल्स। अब देखिए HCl का फंक्शन होता है क्या? एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी अभी सीक्रेट होते हैं स्टमक के अंदर, सारे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, और उनको एक्टिवेट करने के लिए HCl की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज हमको याद रखनी है। सेकंड क्या याद रखेंगे? ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट कर रहे हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को, और जो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है ये बहुत स्पेशल है। क्यों? बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कौन? तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। मतलब अगर कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, गौर से देखिएगा। क्या चीज? अगर B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन D का एब्जॉर्प्शन भी will not take place। मतलब सिंपल सा फंडा है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन नहीं हुआ, B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो विटामिन D का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन D का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, कैल्शियम will not be absorbed। बिल्कुल, क्या याद रखना है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? सॉरी, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन क्या हुआ? बंद हो गया। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन बंद होने से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन बंद होने से विटामिन D का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, और विटामिन D का एब्जॉर्प्शन बंद होने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप सब समझ चुके हो क्या होने वाला है। अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, हमारे बॉडी में एंटर ही नहीं करेगा, तो क्या होने वाला है? ऑब्वियसली हमारे साथ क्या होने वाला है? हमारे जो बोन्स है, हमारे टीथ है, इन सब में क्या होगा? इनमें वीकनिंग आ जाएगी। मतलब ये हमारे बोन्स और जो टीथ है वो इजीली डैमेज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या बोले अपन लोग? अपन बोले कि जो ऑक्जेंटिक सेल है वहां से HCl सीक्रेट होगा विच विल एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेकंड इज कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होगा, जो कि क्या करने वाला है? ये एब्जॉर्प्शन करवाएगा विटामिन B12 का। उसके अलावा विटामिन D और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी डिपेंडेंट है ऑन कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज सीक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल। अब आ जाते हैं थर्ड सेल पे। देखिए थर्ड सेल वाज पेप्टिक सेल। कौन सा सेल है थर्ड? पेप्टिक सेल। देखिए अब पेप्टिक सेल से सीक्रेट होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इट सीक्रेट्स, अब देखिए एक और चीज, पेप्टिक सेल कुछ और नाम है वो भी लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टिक सेल का एक नाम होता है चीफ सेल, एक और नाम होता है जाइमोजन सेल। एग्जाम में आ चुका है जाइमोजन सेल। तो पेप्टिक सेल, चीफ सेल और जाइमोजन सेल है। ये क्या करेगा? इट कैरी आउट सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन से प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम? तो एक का नाम होता है पेप्सिनोजन। क्या नाम है बेटा? पेप्सिनोजन। सेकंड वन इज प्रोरेनिन। क्या नाम है? प्रोरेनिन। देखो बेटा, पेप्सिनोजन हो गया, प्रोरेनिन हो गया। तो दो एंजाइम्स हैं जो यहां पर रिलीज हो रहे हैं, पर दोनों एंजाइम कैसे हैं? इनएक्टिव हैं। और इनको जब एक्टिवेट करवाया जाएगा तो फॉर्मेशन होता है किसका? तो फॉर्मेशन होता है पेप्सिन का और रेनिन का। तो पेप्सिन और रेनिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, पर एक चीज, इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन करवाएगा? तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ऊपर देखिए,
HCl carry out activation of protein digestive enzymes. So these are protein digestive enzymes. इनका एक्टिवेशन कौन करवाने वाला है? HCl. तो मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूं HCl, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, पेप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेशन करवाता है अडल्ट्स में। किसका? प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगा इन एडल्ट्स। और प्रोरेनिन करवाता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन, जो कि इन्फेंट्स मोस्टली मिल्क कंज्यूम करते हैं। तो उस मिल्क का डाइजेशन करवाने के लिए उनमें ज्यादा अमाउंट में कौन सा वाला एंजाइम मिल जाएगा? प्रोरेनिन मिल जाएगा। अब 2 और सेल बचे हैं, देख लेते हैं जल्दी से। फोर्थ सेल की तरफ आ जाते हैं। जो फोर्थ सेल है उसका नाम है अर्जेंटाफिन सेल, नंबर 4, अर्जेंटाफिन सेल। देखिए अर्जेंटाफिन सेल जो होती है ना, ये रिलीज करवाते हैं सेरोटोनिन। किसका रिलीज करवाते हैं? सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन करवाता है पेरिस्टालसिस इन स्टमक, इन मसल्स ऑफ स्टमक, मसल ऑफ स्टमक। भैया स्टमक के जो मसल्स हैं उनमें पेरिस्टालसिस, उनमें जो मूवमेंट है जिससे कि फूड का मिक्सिंग होगा विद एंजाइम्स एंड एसिड, वो जो मोशन है, जो मूवमेंट है स्टमक के अंदर, उसे पेरिस्टालसिस बोल रहे हैं। वो कौन करवा रहा है? सेरोटोनिन करवा रहा है। कहां से रिलीज होगा? तो फ्रॉम अर्जेंटाफिन सेल्स, है ना। लास्ट सेल्स है जी सेल, फिफ्थ सेल इज जी सेल। जी सेल से सीक्रेट होता है गैस्ट्रिन। देखिए गैस्ट्रिन जो है इट इज अ हार्मोन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, गैस्ट्रिन जब रिलीज होगा तब हमारे स्टमक के ग्लैंड्स को पता चलता है कि अब एंजाइम्स का रिलीज करना है। मतलब एंजाइम्स का रिलीज उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू तब होगा जब गैस्ट्रिन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ट्रिगर द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो भैया गैस्ट्रिक जूस का जो रिलीज है ना, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हार्मोन गैस्ट्रिन विच इज रिलीज्ड बाय जी सेल्स। तो बेटा ये सारे के सारे जो सेल्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे सेल्स कहां से सीक्रेट हो रहे हैं? तो ये सारे सेल्स सीक्रेट होते हैं फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन म्यूकोसा एंड इट इज अ ब्रांच्ड सिंपल गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद रखेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन को।